हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं नया टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में। तो चलिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको जहां से छोड़ा था मैं वहीं से एक बार क्या करने वाला हूं, कंटिन्यू करने वाला हूं। क्योंकि कल माइक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे वहीं पे वीडियो को स्टॉप करना पड़ गया था। तो चलिए आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, जहां पे मैंने लास्ट किया था। चलिए तो आते हम एक एक चीज बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फीमेल मेमोरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको 3 ग्लैंड बताया था, जिसमें से मैं एक ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताता है। चलिए आइए हम बात करते हैं क्या है ये। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ मैमेलिया, यानी कि हर मैमेलिया का यूनिक फीचर है ना। चलिए, यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग प्रकार का फीचर है ना। क्योंकि ये मैमेलिया में इसलिए पाया जाता है क्योंकि बेबी डेवलप के बाद हर मैमेलिया को क्या होता है, अपने बच्चे को मिल्क फीड करवानी होती है। इस वजह से ये एक अच्छे फीचर्स है। चलिए आइए देखिए, और अलग फीचर है, मेल में भी ये होता है, बट वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है ना। फीमेल में ये क्या होता है, एक टाइम के बाद ये एक्टिव हो जाता है। चलिए, फीमेल में शुरू से एक्टिव रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इट इज ऑनसेट, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, ऑनसेट, इट इज ऑनसेट थ्रू अ प्यूबर्टी इन अ ह्यूमन फीमेल। ये क्या कह रहा है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है ना, एक टाइम के बाद होता है, खासतौर पे प्यूबर्टी एज के बाद, है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके लिए जो मुख्य रूप से जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स होते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये मॉडिफिकेशन होते हैं स्वेट ग्लैंड का। आप देख रहे होंगे ये किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्वेट ग्लैंड का होते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और मैंने लिखा है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन करता है, लेकिन कब करता है, जब पार्चुरेशन हो जाता है, बेबी डेवलप हो जाए, बर्थ हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उस समय अलग अलग प्रकार के हार्मोन काम करने लगते हैं। 2 हार्मोन खासतौर पे काम करते हैं, एक होते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। इसका काम होता है, यहाँ पे मैंने शायद लिख रखा है, आप शायद देख पा रहे होंगे, है ना। एक ऑक्सीटॉक्सिन होता है, पूछा भी जाता है, ये बोर्ड में और किसी भी एग्जाम की बात कर लो, कोई भी बोर्ड की बात कर लो, ज्यादातर ये चीजें पूछ ली जाती है। इसीलिए आप इसको तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके चलो ही, है ना। पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीटॉक्सिन, है ना, ऑक्सीटॉक्सिन किस चीजों में काम आता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का मिल्क इजेक्शन के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। मैंने आपको यहाँ फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर मिल्क का प्रोडक्शन किस साइट में होता है ना। तो एक एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। आप शायद साइड में फिगर भी देख रहे होंगे, तो मैं सारा चीज क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ना, ये मिल्क को इजेक्ट करवाता है, और इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्योंकि जब फीमेल प्रेगनेंसी की टाइम में होती है, जब पूरे 9 मंथ हो जाते हैं, किसी भी, चाहे मैं मेल के बात करूं या किसी भी जीवों की बात करूं, हर किसी में जब बेबी बर्थ होता है ना, उस समय ये ऑक्सीटॉक्सिन नाम के हार्मोन ही क्या करते हैं, बेबी पर पुश आउट करता है, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आउट होते हैं, बाहर की ओर आ पाते हैं, है ना, इसी कारण। और मिल्क का भी ये प्रोडक्शन करवाता है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, इजेक्ट करवाता है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क का सिंथेसिस करना, ये मिल्क बनाता है। तो दोनों हार्मोन एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अब हम फिगर के माध्यम से आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे है। चलिए आइए देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सुंदर सा पिक्चर बना हुआ है ना, मेमोरी ग्लैंड का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक ऑर्गन का, है ना, ये क्योंकि ये मैमेलिया का सबसे यूनिक फीचर होता है, तो हमें शायद जानना जरूरी भी है। आइए देखिए, यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सबसे बाहर वाला जो आप रीजन देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एग्जिस्ट कहते हैं, बाहर। ये क्या होता है, निपल्स होता है ना। अब इसके जस्ट बगल में जो रीजन होता है, ये थोड़े से डार्क कलर का होता है ना, डार्केड होता है। इसको हम कहते हैं एरियोलर पिगमेंट कहते हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जिसके कारण ये थोड़े से डार्किंग होते हैं, है ना। ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। यहाँ देखिए, ये जो डक्ट देख रहे हैं ना, जो निपल्स से लगा हुआ डक्ट है, उसको हम लैक्टी
फेरस डक्ट के नाम से जानते हैं। लैक्टिफेरस का मतलब होता है यानी कि लैक्टोजेंस का फॉर्मेशन करना, यानी कि समझ रहे हैं ना, मिल्क का प्रोडक्शन। इसी यहाँ देखिए, यहाँ पे ये नली है ना, एम्पुला वाला नली है, यहाँ देखिए एम्पुला, देखिए यहाँ लैक्टिफेरस डक्ट से जो जुड़ा हुआ नली है, ये मोटा वाला, इसको हम लोग एम्पुला डक्ट कहते हैं। अब ये वाला नली, ये देख रहे हैं ना, इसी के द्वारा यहाँ पे मेमरी डक्ट में जाता है। अब यहाँ पे ये एल्वियोलाई वाला जो रीजन देख रहे हैं, यहीं पे मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे देख रहे हैं ना, एल्वियोलाई। इसी को हम एक और नाम देते हैं, जो आप देख सकते हैं, मेमरी लोब्स का भी नाम देते हैं, एल्वियोलाई या मेमरी लोब्स। ये 15 से 20 के करीब में होते हैं, है ना। मैं सिर्फ 1 मेमरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं, बहुत में तो इसी के बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए आप, है ना। 15 से 20 होते हैं मेमरी लोब्स होते हैं। ये इसी में क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। आपको शायद क्लियर हो रहे होंगे आप चीजें एक एक। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे ये एक प्रकार का मसल्स है जिससे वो उसकी जुड़ाव होती है ना। इस मसल्स को कहते हैं पेक्टोरल्स मसल्स। कौन से मसल्स है, पेक्टोरल्स मसल्स है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो साइड वाला इलाका है उसको हम इंटरकोस्टल्स मसल्स कहते हैं, ICM कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं इंटरकोस्टल्स मसल्स को। अब देखिए यहाँ पे लोब्स तो मैंने बता ही दिया, और ये साइड में ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, रिब्स है। तो शायद आपको एक एक फिगर क्लियर हो गया। चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं, सबसे जो बाहर वाला रीजन है, जो एग्जिस्ट रीजन है, उसको हम निपल्स कहते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, निपल्स कहते हैं। उसके बाद जस्ट डार्क वाला जो रीजन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, है ना, पिगमेंटेड साइड होता है। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट आते हैं, आप देख रहे होंगे, और जो स्वेलन रीजन है उसको हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में और आप जाइएगा तो मेमरी लोब्स भी है ना। उसके बाद एल्वियोलाई है, जहां पे क्या होता है कि मिल्क का सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे मेमरी लोब्स का नाम बता ही दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोब्स पाए जाते हैं, है ना। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो उसमें भी दे रखा है 15 से 20 लोब्स होते हैं। अब यहाँ पे साइड में जो ये मसल्स बना हुआ है, उस मसल्स को कहते हैं पेक्टोरल्स मसल्स, है ना। उसके बाद आप देख रहे होंगे पसली रिब्स होते हैं ना, रिब्स, उसी से इस मेमरी ग्लैंड का जुड़ाव होता है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने साइड में रिब्स भी बना रखा है ना। उसके बाद ICM इंटरकोस्टल मसल्स भी आप देख पा रहे होंगे शायद, है ना। तो ये सारे मैंने नाम जिक्र कर दिए हैं। आपको शायद ये फिगर में जो पोजीशन सब दिया हुआ है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर बनाया था, उसी हिसाब से आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड की आप बात कर लो, तो इसमें ना पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप थोड़े से ध्यान रख सकते हो। चलिए आइए, मैं माइक देख रहा था कहीं बंद तो नहीं हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आपने यहां तक लिख लिया होगा, है ना। तो हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मिटा दो। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब गैमेटोजेनेसिस पे। यहाँ पे ये मिटा देते हैं हम। चलिए आइए, गैमेटोजेनेसिस पे बात करने वाले हैं। आइए, गैमेटोजेनेसिस। चलो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। चलिए हम दोनों में बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों में बात करेंगे। आइए तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग इधर, है ना, एक एक चीज देखिए।
इसको हम कहेंगे अगर मेल के केस में होता है, ठीक है, मेल के केस में होता है, और यहां पे फीमेल फीमेल फीमेल, यहां देखिए मेल और फीमेल है। मेल के केस में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए अब देखिए यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आइए अच्छा, मैं ये एक एक कंडीशन बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा और बताऊंगा भी। मैं एक एक चीज क्लियर करते चलता हूं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, ये जो है ना मेल के केसों में कुछ इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। ये लगभग जो स्टार्ट होता है, इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फॉर, ऐसे लिख लीजिए, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फॉर प्यूबर्टी एज। अच्छा, ये किस एज में होता है, प्यूबर्टी एज में। समझे बात तो कि नहीं, इस प्यूबर्टी एज में स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात, एट एज डिपेंडेंसी फॉर योर मैच्योरिटी। अगर हम बात करें तो ऐसे नॉर्मल जो एज कहा जाता है 10 से 12, समझ रहे बात तो। अभी के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया, उसका कई रीजन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चे को जल्दी ही मैच्योर कर देते हैं कहीं ना कहीं, इस सब चीजों को लेकर, समझ रहे बात तो कि नहीं। लेकिन जो नॉर्मल एज दिया गया है, समझ रहे बात तो कि नहीं, वो 10 से 12, 13, 14, 15 इसी के अप्रोक्स में एज होती है। तो आप ध्यान रख सकते हो चीजों को। अब आगे की ओर हम आते हैं, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए स्टार्टेड प्यूबर्टी, ये सारी चीजें मैंने लिख ली। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें होता क्या है, मेल के केस में क्या होता है। तो आप याद रख सकते हैं, ये क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटो एट प्यूबर्टी एज में ही, एट प्यूबर्टी एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी देख सकते हैं आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या बना लेगा, स्पर्मेटोजुआ बना लेता है। टू स्पर्मेटोजुआ बना लेता है, स्पर्मेटोजुआ बना लेता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, स्पर्मेटोजुआ बना लेता है। तो देखिए, लेकिन ये देखिए मैंने क्या बोला कि एक प्यूबर्टी एज आने के बाद मेल में ये सारा फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि कहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस वाले रीजन में होता है। कहाँ होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, मेल के केस में भाई टेस्टिस ही होगा, उसी में फॉर्मेशन होगा, है ना। टेस्टिस में भी अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें भी किस जगह पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, बताया था। आइए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा सा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। अब मैंने आपको क्या बोला था दरअसल कि यहाँ पे जो ट्यूबिल्स था, याद कीजिए आप, मैंने ट्यूबिल्स बनाए थे ऐसे करके, ऐसे मैंने बनाए थे। और हाँ, ये थोड़ा सा उस साइड था, ये इस साइड बना था, अलग बात है, बट वही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, इस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, पीछे वाला रिवीजन करवाना चाहूंगा, और वो चीज अपने आप आपको याद आ जाएगा। ये ऐसे ट्यूबिल्स थे, याद है आपको, मैंने अलग अलग लोब भी बनाया था,
है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोब्स बनाए थे, याद कीजिए आप, याद। इसी में ना इसी को कहते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूबिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबिल्स कहते हैं। मैंने आपको इस सभी के बारे में एकदम डिटेल में वीडियो नंबर 2 और 3 में अच्छे से कवर किया है, आप शायद उस चीजों को देख सकते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो शुरू से देखते हैं तो ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबिल्स में होता क्या है भाई? यहाँ पे स्पर्म का सिंथेसिस होता है, यहीं पे स्पर्म बनते हैं, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, साइट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे स्पर्म का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो रेटे टेस्टिस से होते हुए, यहाँ पे ये रेटे टेस्टिस है, आपको मैंने बताया भी था, है ना, रेटे टेस्टिस। उसके बाद ये वास इफेरेंटिया, और कहां चला जाता है? इस वाले को मैंने क्या कहा था? सेमनीफेरस ट्यूबिल्स कहा था ना जी। तो इस सेमनीफेरस ट्यूबिल्स तो ये है इपिडिडाइमिस में कलेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो स्पर्म है उसका कलेक्शन कहां होता है, तो आप क्या कहिएगा? इपिडिडाइमिस की नली में, है ना, कलेक्शन होता है, कलेक्शंस ऑफ स्पर्म। अच्छा, आपको एक चीज मैं आपको जरा सा बता दूं कि आगे चैप्टर में वैसे में मैं आगे बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ में, कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कभी सुना होगा या देखा भी होगा, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कभी मेल का नसबंदी करवाया जाता है, जैसे में कि उस केस में क्या होता है, मेल के केस में, वैसे मैं ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर दूंगा एक एक बात। तो उस केस में क्या होता है ना, जो वास डिफरेंस वाली नली होती है ना, उसको ना कट कर दिया जाता है, कट करके और बांध दिया जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वास्कोटोमी कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है? वास्कोटोमी कहा जाता है। उस केस में क्या होता है कि नली को बांध दिया जाता है। तो वो जो नली होती है ना, कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मेल को ऐसा किया गया, ठीक है ना, अगर उसका जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ वो कहने का लोग कॉपुलेशंस में आए, तो उस वक्त क्या होता है, चांसेस है कि वो बंद होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवा के साथ। ऐसा इसलिए होता है ना, बिकॉज क्योंकि उसमें जिस समय वो उसको टाइट करके बांध रहा होता है, उसमें स्पर्म का कुछ ना कुछ मात्रा रह ही जाता है। समझ रहे बातों की नहीं? तो रह जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो ओवा के साथ जाकर फर्टिलाइज कर लेता है। तो एक तो ये कंडीशन होता है, कभी कभार ये चीज थोड़े से, लेकिन हाँ, एक दो इजाकुलेशंस के बाद, स्पर्म निकलने के बाद क्या होता है, वो चीज क्लियर हो जाता है, फिर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, आइए हम वैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पूरे चीज आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहे, आपको ये टीचर वादा करता है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, है ना, इस चैप्टर से रिगार्डिंग। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल में। जैसे में कि मेल में अगर बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, फीमेल में क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा, है ना। देखिए, मेल और फीमेल के कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है, तो वो अंतर को जरा सा हम देख लेते हैं। आइए हम बात करते हैं। आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए जरा सा मैं इसको मिटा देता हूं, अब तो इसकी जरूरत नहीं है ना। चलिए तो इसको मिटा ही देते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं फीमेल की केस की। चलिए oogenesis की बात करते हैं। चलिए ब्लैक पेन ही यूज कर लेते हैं, लोग का कहना रहता है ब्लैक ज्यादा दिखता है। चलिए oogenesis oogonia का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। चलिए आइए, इसमें क्या होगा? ओवा, अच्छा इसमें जो मैंने आपको लिखा है स्पर्मेटोजुआ, ये क्या है? मेच्योर स्पर्म बनाते हैं, मेच्योर स्पर्म, यहीं से तो स्पर्म बनते हैं ना, मेच्योर स्पर्म, है ना। तो मैं आपको एक एक पोजीशन बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आइए देखिए, oogenesis में क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका, है ना, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है ओवा का प्रोडक्शन। ये तो बहुत बड़ी बात है। जब कोई फीमेल
पैदा भी नहीं ली होती है, तब से ही उसमें ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट मेल के केस में क्या होता है, देखिए एट अ प्यूबर्टी एज आने के बाद होता है। यही मेन रीजन है। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि बताओ इस पर गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल में मुख्य क्या अंतर है, तो आप ये बोल सकते हो इसमें ना, है ना, एट आफ्टर बर्थ, एट आफ्टर बर्थ स्टार्ट फॉर ओव्यूलेशन, सॉरी ओव्यूलेशन बोल रहे हैं, ओवरी फॉर्मेशन, ओव्यूल फॉर्मेशन। ओव्यूलेशन तो प्यूबर्टी एज आने के बाद ही होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं उसके बाद। चलिए, तो एट आफ्टर, है ना, बर्थ, एट आफ्टर बर्थ स्टार्टेड फॉर द ओव्यूलेशन, यानी कि जन्म से पहले से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, इस केस में आप ध्यान रख सकते हैं, एट अ प्यूबर्टी इज at onset of puberty age of females at onset of puberty age of female at last, है ना, 16,000 to 18,000 ओवा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि प्यूबर्टी एज आते आते ना उसके पास ना 60,000 से 80,000 ही ओवा बच जाते हैं। सर इसके मतलब यानी कि जब जन्म नहीं ले रखी होती है उस समय उसके कहने का मतलब ओवरी में ज्यादा ओवा रहता है क्या? हाँ, ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। धीरे धीरे जब उनका जन्म हो जाता है, प्यूबर्टी एज तक वो आते आते उनके पास कितना ओवा बच जाता है आप देख सकते हैं, है ना, 16,000 से 18,000। आप देख रहे हैं यहाँ पे 60,000 से 80,000। एनसीईआरटी का डाटा भी है, आप थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं इस चीजों को, है ना, पूछा भी जाता है। अच्छा चलिए, इस कंडीशन में oogenesis में होता क्या है, सुनो मैं आपको यहाँ पे oogenesis की अगर हम बात करें, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की oogenesis, यहाँ पे क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शंस ऑफ ओवम। चलिए, ओवम का प्रोडक्शन होगा। आइए हम फॉर्मेशन को देखते हैं कि आखिर फॉर्मेशंस कैसे कैसे होता है। आप लोग क्या करें, इसको अच्छे से लिख ले। अब हम एक एक करके फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना, तो मिटा दूं, मिटा देते हैं ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग शायद थोड़े समझ पाए होंगे अभी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं और डिटेल में। पहला हम बात करते हैं मेल के केस में, आखिर होता कैसे कैसे फॉर्मेशन है। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या मेन डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में मेन अंतर क्या है, तो आप बस ये बताना कि मेल के केस में क्या होता है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है एट अ प्यूबर्टी एज के बाद स्टार्ट होता है। फीमेल में क्या होता है, बर्थ से पहले ये स्टार्ट हो जाता है उसमें फॉर्मेशन ओवा का। तो ये मेन डिफरेंसेस है। इसीलिए तो फीमेल के केस में एक समय के बाद क्या होता है कि ओवा का प्रोडक्शन रुक जाता है। उस स्टेज को अपन कहते हैं मोनोपॉज कहते हैं, ना, क्या कहते हैं, मोनोपॉज स्टेज कहा जाता है। और स्टार्टिंग जो स्टेज होता है उसको मेनार्च कहते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना, दैट इज मेनार्च, है ना। लेकिन अगर मेल की केस में बात करते हैं तो इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन है होल्स लाइफ होता है, कभी रुकता ही नहीं है। समझ रहे बात तो ना। इसीलिए तो कहा जाता है फीमेल के केस में थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है हर चीजों को लेकर, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं एक एक चीजों को। आइए हम बात करते हैं
क्लियर करें जरा सा और आपको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया मैं आपको स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, आप अभी बस निश्चिंत रहें, है ना। कैसे हुआ क्या हुआ मैं एक एक चीज समझा दूंगा ये, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट चीज है, आपको शायद मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे चीज आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं जैसे बता रहा हूं एग्जैक्ट एनसीईआरटी में भी वैसे ही डेटा दिया हुआ है। तो हम जरा सा बात करते हैं, आइए हम यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। अच्छा, और माइटोसिस डिवीजन होता है, डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन होता है। अच्छा, दो तरह के डिवीजन होते हैं, मैंने आपको शायद बता भी रखा, और जिस बच्चे को माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है ना, माइटोसिस और मियोसिस पे, जाके वहां पे भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको समझाने के क्रम में यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वहां पे जाके देख लेना, ज्यादा नहीं 1 मिनट का ही वीडियो है, तो वो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए आइए तो हम बात करते हैं, पहले हम आपको बता दें कि मिटोसिस का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं मिटोसिस, माइटोसिस बोलते हैं, सॉरी, माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, हिंदी में इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं समसूत्री विभाजन को। एक और हम बात करेंगे, दरअसल इसमें होता क्या है, जैसे मैं मान लो कि मैंने कहा कि ये कोई सेल है, 2n है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर से 2n बना लेगा, समझ रहे बात हो ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर 2n बना लिया, सपोज दैट, अच्छा सॉरी, ये मान लीजिए कि n बना लिया, अब ये सबके सब n बनाते चला जाएगा, यानी कि आप ऐसी डिवीजन को क्या कहेंगे, एक इक्वेशन बना रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। या आप सीधा सा ऐसे भी बना सकते हो, 2n है तो 2n 10, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में, एक जरा सा यहां पे हम समझा दे माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो जाके देखें, है ना। माइटोसिस, मियोसिस, इसको कहते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो आइए हम बात करते हैं, हाँ, मियोसिस डिवीजन। अच्छा, एक नाम और दिया जाता है मियोसिस को, मियोसिस डिवीजन, या इसी को हम कहते हैं मियोटिक कहते हैं, है ना, मियोटिक कहते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों क्या आ गया, ऐसा नहीं सोचने लगे कुछ और है, कुछ नहीं, एक ही है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2n सेल है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये n हुआ, ये भी n हुआ, तो अब ये दोनों ना अलग अलग हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे, यहां भी n/2 हो जाएंगे, यहां भी n/2 हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं आप, n/2। अब फिर से करेंगे तो n/4 ऐसे बट जाएंगे। तो ये देखिए एक रिडक्शन कर रहा है, समझ रहा था ना, इसीलिए इस डिवीजन का नाम क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो आपको शायद ये बात याद रखनी ही चाहिए, है ना। चलिए, तो मैंने आपको यहां पे समझा दिया है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें मिटोसिस डिवीजन हुआ, तो मिटोसिस डिवीजन हुआ तो ये क्या बना लिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो ध्यान से देखो, यही याद हो जाएगा सारी चीजें, आप ध्यान से देखते चलो, आपको
चीजें अच्छे से याद हो जाएंगे। आप लिखा भी करो साथ ही साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पर्मेटोसाइट्स, चलिए अब स्पर्मेटोसाइट की बात हम करते हैं। चलिए ये सेकेंडरी स्पर्मेटो, चलिए तो मैं यहां पे क्या बता रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मैं बात कर रहा था। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। आइए देखिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब आइए, अब यहां पे अगर हम हैप्लोइडी लेवल की बात करेंगे तो ये ट्वेन होते हैं, ये भी आपके ट्वेन होते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मियोसिस हो जाता है, मियोसिस, या इसी को हम लोग मियोटिक कहते हैं, मियोटिक कह सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। अब देखिए यहां पे, यहां से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बन जाएगा, अब देखिए एक एक स्टेप को देखिए आप। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बन जाएगा स्पर्मेटिड, बन जाएगा स्पर्मेटिड्स है। स्पर्मेटिड्स के बाद जो लास्टली बनेगा नीचे में, नीचे से कट रहे होंगे शायद, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, स्पर्मेटिड्स हो गया, स्पर्मेटिड्स हो गया। अच्छा, और लास्टली जो बन जाएगा स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा, स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक एक स्टेप बाय स्टेप आप याद रख सकते हैं। चलिए यहां पे मैं अगर हैप्लोइडी, अब देखिए यहां पे स्पर्मेटोजुआ बन गया ना, अब यहीं से स्पर्मेटोजुआ से ही किस चीज का निर्माण हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। चलिए मैं इस चीजों को एक फिगर के माध्यम से, सेल को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है स्पर्म सेल को, उसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपसे पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि बताइए स्पर्मेटोगोनिया का हैप्लोइडी क्या होता है, तो कहिएगा ट्वेन होता है। ये डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है। उसके बाद देखिए प्राइमरी तक क्या है, ट्वेन है, प्राइमरी तक क्या है, ट्वेन है। पूछा जाएगा कि बताइए प्राइमरी बनने के लिए कौन सा डिवीजन किया गया, मियोसिस या माइटोसिस, क्या कहिएगा, माइटोसिस किया गया। पहले माइटोसिस हुआ तब प्राइमरी बना, उसके बाद फिर से मियोसिस हुआ, यानी कि 2 बार मियोसिस हुआ, 1 बार माइटोसिस हुआ। तो एक एक चीज आपको याद होना चाहिए। अब ये ट्वेन हुआ, अब यहां से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये सब के सब हैप्लॉइड हो जाएंगे, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो आप देखो ये पूछा जाता है, बड़ी अगर गहराई से उसने क्वेश्चन पूछा ना तो आपको थोड़े से फंसा देंगे, कहेंगे कि बताइए कि स्पर्मेटोजुआ को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो आपको सोचना होगा कि स्पर्मेटोजुआ कहां था, नीचे था, तो स्पर्मेटोजुआ सर हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड क्या है, तो कहिएगा हैप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, तो कहिएगा सर डिप्लॉयड है, ट्वेन है। सेकेंडरी हैप्लॉइड है, ध्यान रहेंगे। चलिए अब हम फिगर के माध्यम से जरा सा इस चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको शायद यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, जरा सा इस चीजों को इधर लिख देता हूं, इसको जरा सा मिटा दिया। चलिए आप, मैंने शॉर्ट वीडियो इस पे बना रखा है, देख सकते हो, कोई दिक्कत की बातें है नहीं दरअसल। आइए देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं मान लो कि मैंने यहां पे स्पर्मेटोगोनिया लिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, सपोज दैट मैंने ऐसे करके डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो यहां पे इसके अलग अलग डिवीजन हो गए, इसके डिवीजन हो गए, आप देख सकते हो। अब देखो यहां पे देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, यहां स्टेज है, ये देखिए। चलिए आप ऐसे डिवीजन हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिए, अब यहां से क्या होगा, ये 2 बनेंगे, यहां से 2 बन जाएंगे, देखिए। अच्छा चलिए मैं सब कुछ लिख देता हूं, चलिए आप निश्चिंत रहें। चलिए अब यहां से क्या बन जाएंगे, यहां से 4 बन जाएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस हो गया, तो ऐसे बन जाएंगे। हाँ यहां पे भी होते रहेगा, मैंने बस इसी को लेके आगे बढ़ाया है, समझे, मैंने इसको छोड़ दिया भाई सब में। यहां ऊपर में पहले क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां से मियोसिस होना स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसके बाद यहां पे मियोसिस
मियोसिस क्या हो गया, देख सकते हैं आप, चलिए यहां लिखिए, सॉरी, यहां पे मियोसिस हुआ, मियोसिस, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे भी मियोसिस फर्स्ट और यहां पे भी मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, समझे बात तो कि नहीं। और यहां से अपने आप यहां से ये सब के सब क्या बन जाएंगे, यहां से स्पर्म बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्पर्म बन जाएंगे, यानी स्पर्म का निर्माण कर लेंगे, ठीक है, ये स्पर्म का निर्माण कर लेंगे, देख रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, देखिए सबसे ऊपर वाला स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद देखिए स्पर्मेटोगोनिया क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, क्या बन गया ये, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, समझ रहे बात हो ना। तो ये क्या बन गया आपका, सेकेंडरी क्या बन गया, स्पर्मेटोसाइट बन गया, स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, देख रहे हैं। उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कह लीजिए, उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी, इसको उल्टा हो गया, एक मिनट गड़बड़ा गया। ये माइटोसिस किया, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां देखिए ये प्राइमरी बन गया है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स। चलिए यहां पे क्या हुआ आपका, मियोसिस फर्स्ट हुआ, देखो ध्यान से देखो भाई, पूछे जाते हैं तो थोड़े से आप याद रख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट बनेगा। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, देखिए स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स है, ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद यहां पे फिर से मियोसिस क्या बनेंगे, सेकेंड बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे मियोसिस के बाद सेकेंडरी का स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बन गए। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब देखिए ये क्या बन गया, मैच्योर स्पर्म बन गया, क्या बन गया, स्पर्म बन गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं स्पर्म को, है ना, एक एक चीज को देखिए, लिखिए, बातें नहीं कीजिए आप लोग, बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बातें ना करें, शांत रहे, एकदम स्थिर से बैठे, चीजों को समझे, जब पूछा जाए तब आप बताएं, वरना शांत रहे, हल्ला ना करें। चलिए स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ हो गया, ये क्या हो गया, ये लास्टली आपका क्या बन गया, स्पर्म बन गया। तो आप चीजों को एक एक चीजों को समझे ना आप अच्छे से। चलिए